हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो क्लास है आपकी वो है लेखपाल टो सीरीज। एक आपकी टो सीरीज पूरी कंप्लीट हो गई, उसमें 10 प्रैक्टिस सेट थे। ये आपकी दूसरी टो सीरीज है, टो बी सीरीज। इसमें भी आपके 10 प्रैक्टिस सेट हैं। जो आज होगा वो आपका सबसे पहले फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है। तो ये क्लास आपकी यूपी लेखपाल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें सब पूछे हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो आपके पहले परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई वीडियो नोटिफिकेशन आए तो आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी टो सीरीज। ये है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1। पहला क्वेश्चन है, भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय देश कौन सा था? ऑप्शन है अंग्रेज, डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी। तो पुर्तगाली सबसे पहले भारत आने वाले यूरोपीय देश था पुर्तगाली। और भारत और यूरोप के बीच व्यापारिक संबंधों की नई शुरुआत पुर्तगालियों ने की थी। सर्वप्रथम पुर्तगाली भारत आए थे और पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने 20 मई 1498 ईस्वी को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच एक नए समुद्र मार्ग की खोज की थी, जिससे व्यापार का एक नया अध्याय शुरू हुआ। तो आपका सबसे पहले कौन आया? तो पुर्तगाली। इसमें आपके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। डच लोग नीदरलैंड के निवासी थे और पुर्तगालियों के बाद प्रमुख शक्ति बने। अगला पॉइंट है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है, डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी 1605 में मसूलीपट्टनम में खोली थी। अगला पॉइंट है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी। अगला पॉइंट है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी। आपका सेकंड क्वेश्चन है, कादम्बरी के लेखक कौन है? कादम्बरी के लेखक कालिदास, कौटिल्य, हर्ष और बाणभट्ट। तो कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट हैं। और कादम्बरी संस्कृत साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसकी रचना संस्कृत कवि एवं गद्य लेखक बाणभट्ट ने की थी। बाणभट्ट सम्राट हर्ष के दरबारी कवि थे। इनकी एक महत्वपूर्ण रचना हर्षचरितम भी है, जिससे हर्ष के समय की विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये 1953 में यूजीसी की स्थापना हुई, या इसकी स्थापना हुई। और ये उच्च शिक्षा में सुधार के लिए राधा कृष्णन आयोग का गठन किया गया। इस आयोग के सुझावों के आधार पर भारत सरकार ने वर्ष 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की। इसका कार्य विश्वविद्यालयों को मानकों का निर्धारण करना और उन्हें अनुदान प्रदान करना था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, यूजीसी वर्ष 1956 में अस्तित्व में आया था वैधानिक निकाय के रूप में। अगला पॉइंट है, इससे जुड़े कुछ नोट पॉइंट हैं, आपके महत्वपूर्ण तथ्य हैं। राधाकृष्ण आयोग का गठन 1948 में हुआ था। अगला पॉइंट है, सैडलर आयोग को कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग भी कहा जाता है, जो 1917 में बना। नेक्स्ट पॉइंट है, थॉमस रेले की अध्यक्षता में 1902 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग बना। अगला पॉइंट है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन 1935 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, हार्टोग समिति जो 1929 में गठित हुई की सिफारिश पर सीएबी का पुनर्गठन हुआ था। तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही है वो है आपका 1953। यूजीसी की स्थापना 1953 में हुई थी। अगला पॉइंट है, असहयोग आंदोलन क्यों बंद कर दिया गया? तो असहयोग आंदोलन चोरी चोरा घटना के कारण बंद कर दिया गया। और असहयोग आंदोलन अगस्त 1920 को महात्मा गांधी द्वारा स्वशासन और स्वराज के सिद्धांत के साथ शुरू किया गया था। और फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया गया था, क्योंकि क्योंकि चोरी चोरा में एक शांतिपूर्ण भीड़ इस आंदोलन के विरोध में हिंसक हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई। इससे महात्मा गांधी ने महसूस किया कि सत्याग्रहियों को सामूहिक संघर्ष के लिए तैयार रहने के लिए अधिक प्रशिक्षण की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रमानुसार सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले कौन आया? तो सबसे पहले इल्तुतमिश, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, फिर शेरशाह सूरी और फिर अकबर सबसे लास्ट में आया। इनका शासनकाल कैसे है? इल्तुतमिश आपका 1210 से 1236, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316, शेरशाह सूरी 1540 से 1545 और अकबर 1556 से 1605। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और प्रारूप समिति जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को पेश किया गया था। इस समिति की जिम्मेदारी संविधान का मसौदा तैयार करना था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इस प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। इस समिति में के अध्यक्ष के अलावा 7 अन्य सदस्य, 6 अन्य सदस्य, मतलब एक अध्यक्ष था और 6 सदस्य थे, तो कुल सदस्य 7 थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में तैयार किया गया पहला प्रारूप 1948 में प्रकाशित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को, इसमें कुल सदस्य तो 7, एक अध्यक्ष और 6 सदस्य। संविधान पर कुल 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए और संविधान सभा की बैठकें कुल 165 दिन चली हैं और संविधान सभा के कुल 11 सत्र आयोजित हुए थे। अगला पॉइंट है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष से किया गया था? तो ये 1956 से भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया, 1956, और सबसे पहले आंध्र प्रदेश बनाया गया था भाषा के आधार पर। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन वर्ष 1956 में किया गया। भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश पृथक राज्य के रूप में सृजन वर्ष 1953 में हुआ था। आंध्र प्रदेश आपका जो तेलुगु भाषी क्षेत्र के लिए बनाया गया था वो 1953 में, और ये आपका जो भाषाई पुनर्गठन आयोग के तहत बनाया गया तो वो 1956 में इसे बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ख के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्व सरकार की संस्था कौन सी है? तो वो संस्था है ग्राम पंचायत। बी ऑप्शन करेक्ट है। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 243 ख में पंचायतों का गठन संबंधी प्रावधान है और प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा। किंतु जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है उसमें मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं भी किया जा सकता है, अर्थात ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर पर पंचायतों के गठन की व्यवस्था की गई। जिन राज्यों में 20 लाख से कम है तो उन पर सिर्फ 2 स्तर से होगा और जिनमें 20 लाख से ज्यादा उन पर त्रिस्तरीय पंचायतों का गठन होगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो आपका लोक चुनावों में वोट डालना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। भारतीय संविधान के अंतर्गत लोक चुनाव में वोट डालना मौलिक कर्तव्य नहीं है। भारतीय संविधान के भाग 4 क के अंतर्गत मूल मौलिक कर्तव्यों में अनुच्छेद 51 में संविधान को मानना एवं इसके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, और अनुच्छेद 51 क में ज में है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना, और अनुच्छेद 51 क झ में है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करना तथा हिंसा से दूर रहना आदि का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि संविधान के किस अनुच्छेद का विषय है? तो ये अनुच्छेद 51 है। अनुच्छेद 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अंतिम अनुच्छेद है। यह राज्य को निर्देश देता है कि वह अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दे, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानजनक संबंध बनाए रखें और अंतरराष्ट्रीय कानून तथा संधि दायित्वों के प्रति सम्मान बढ़ाएं। इसमें आपका ऑप्शन सी है। इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। सबसे पहले है अनुच्छेद 50 में क्या है, तो कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्यों को सूचीबद्ध करता है। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण संरक्षण, वनों और वन्य जीवों की रक्षा से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जादूगुड़ा वर्तमान में किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जादूगुड़ा की जो खान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वो यूरेनियम के लिए जादूगुड़ा की खान प्रसिद्ध है और ये झारखंड राज्य के पूर्वी सिंहभूमि जिले में स्थित है। जादूगुड़ा की खदानें यूरेनियम उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। यह भारत की सबसे पुरानी और प्रमुख यूरेनियम की खदानों में से एक है, जहां से प्राप्त अयस्क का उपयोग परमाणु संयंत्रों में ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है।
इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोडरमा अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, केरल तट पर मोनोजाइट मिलता है, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कोयला है और ऊर्जा उत्पादन में तापीय ऊर्जा का अंश सर्वाधिक है। और अगला है ओबरा संयंत्र सोनभद्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्राकृतिक बंदरगाह है? चेन्नई, कोची, तूतीकोरिन और विशाखापत्तनम। तो आपका जो है वो कोची और विशाखापत्तनम ये आपके प्राकृतिक बंदरगाह है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोचीन और विशाखापत्तनम प्राकृतिक बंदरगाह है, जबकि चेन्नई और तूतीकोरिन कृत्रिम बंदरगाह है। मुंबई और कांडला ये प्राकृतिक बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है? भारत, केन्या, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया। तो जो भूमध्य रेखा गुजरती है वो केन्या से होकर गुजरती है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा, ये इसकी डिटेल है। भूमध्य रेखा जिसे विषुवत रेखा भी कहते हैं, पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई एक काल्पनिक रेखा है जो 0 डिग्री अक्षांश को दर्शाती है। यह रेखा विश्व के कई प्रमुख देशों से होकर गुजरती है, जैसे केन्या जहां से भूमध्य रेखा गुजरती है। इसके अलावा यह कांगो, गणराज्य, इंडोनेशिया, ब्राजील, इक्वाडोर, सोमालिया, कोलंबिया और युगांडा जैसे देशों को भी पार करती है। भारत या ऑस्ट्रेलिया से यह रेखा नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सामान्यतः 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि लगभग बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है और पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को मिलाती है। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो 40,075 किलोमीटर। और भूमध्य रेखा पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है और यहाँ वर्ष भर दिन रात लगभग बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोबर जल संधि जोड़ती है। तो डोबर जल संधि है वो इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। इसके अलावा यह इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन कहलाती है। लू, व्यापारिक पवन, काल बैसाखी, मैंगो शॉवर। तो ये लू कहलाती है। जो भारत में चलती है गर्मियों में वो लू चलती है। और उत्तरी मैदानों में बहने वाली उष्ण एवं शुष्क पवन को लू कहा जाता है। यह एक स्थानीय पवन का उदाहरण है और जो भारत में मुख्यतः मई जून के मध्य प्रभावित होती है, जो आजकल चल रही है दोपहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा और गरीबी उन्मूलन पर विशेष जोर किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी। तो ये पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया और पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 89 तक थी और इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता था। इसी योजना में पहली बार गरीबी और बेरोजगारी पर विशेष ध्यान दिया गया। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में सरकार ने 1975 में 20 सूत्री और गरीबी हटाओ अभियान चलाया। यह योजना अपने समय से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दी गई थी। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। इस योजना का अंतिम मसौदा डीपी धर ने तैयार किया था और इसी दौरान 1975 में आरआरबी की स्थापना हुई थी। अगला है 1974 और 75 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरू हुआ। अगला है 1977-78 में काम के बदले अनाज, ये कार्यक्रम शुरू हुआ और इसके बाद 1978 से 80 तक रोलिंग प्लान चला। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है। तो इसका प्रयोग होता है क्रेडिट कार्ड में। स्मार्ट मनी यानी कि प्लास्टिक मनी, इस शब्द का प्रयोग क्रेडिट कार्ड के लिए किया जाता है। रिजर्व बैंक इस हेतु सूचना तकनीकी को बढ़ावा देता है, जिससे क्रेडिट कार्ड आदि का प्रयोग करते हुए बैंक अपनी पहुंच अधिक से अधिक ग्राहकों तक बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही कर उत्तर चुनिए। एक तरफ है सूची 1 और दूसरी। तो मानव विकास रिपोर्ट ये कौन जारी करता है? तो ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम करता है, यूएनडीपी। अगला है, विश्व आर्थिक दृष्टिकोण कौन करता है?
तो मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम करता है। विश्व आर्थिक दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष करता है। विश्व निवेश रिपोर्ट कौन करता है? तो वो आपका व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। और उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट, तो ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम करता है। तो आपके ऑप्शन होंगे 3, 1, 4, 2। तो ये आपकी किसमें है? तो ए ऑप्शन ही सही है, 3, 1, 4, 2। मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विश्व आर्थिक दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, निवेश रिपोर्ट, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, और उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन है, संविधान 101वां संशोधन अधिनियम 2016 किससे संबंधित है? ऑप्शन है पंचायती राज, शिक्षा का अधिकार, जीएसटी और भूमि सुधार। तो ये आपका जीएसटी से संबंधित है, सी ऑप्शन सही है। 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है। यह अधिनियम 16 सितंबर 2016 से प्रभावी हुआ और देश में जीएसटी को 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। जीएसटी एक गंतव्य आधारित एकल कर है जिसे अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में एकीकृत किया गया है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। जीएसटी के जनक के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी को माना जाता है। दूसरा है, जीएसटी का दोहरा मॉडल कनाडा से लिया गया है। और वेट सबसे पहले फ्रांस ने 1954 में लागू किया था। अगला है, जीएसटी परिषद की सिफारिश पर दरें तय होती हैं और 22 सितंबर 2025 से नई दरें 5% और 18% प्रभावी बताई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ हुआ था। तो ये 12 अप्रैल 2005 को हुआ था और देश की ग्रामीण जनसंख्या को प्रभावी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 12 अप्रैल 2005 को प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड एवं फारेनहाइट पैमाना समान होता है। तो -40 डिग्री सेल्सियस पर यह पैमाना समान होता है। अगला क्वेश्चन है, और इसके निकालने का ये फॉर्मूला है, ऐसे निकालते हैं। अगला क्वेश्चन है, आंसू का पीएच मान क्या होता है? आंसू का पीएच मान क्या होता है? तो आंसू का पीएच मान 7.4 होता है और आंसू क्षारीय होते हैं। मनुष्य के आंसू का पीएच मान 6.5 से लेकर 7.6 तक होता है। आंसू का औसत पीएच मान 7 होता है, तो आपका 7.4 जो आपके विकल्प में दिया है, तो वहां 7.4 मानेंगे। अगला क्वेश्चन है, घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? कालोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, ट्रमेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी। तो घाव का अध्ययन आपका ट्रमेटोलॉजी कहलाता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। और आपका ऑन्कोलॉजी कैंसर संबंधित या ट्यूमर का अध्ययन होता है। डर्मेटोलॉजी त्वचा तथा इसके रोगों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में रोशनी किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है? प्रकाश संश्लेषण में रोशनी किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? तो ये आपकी रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, डी ऑप्शन करेक्ट है। प्रकाश संश्लेषण एक उपापचय की संश्लेषणात्मक क्रिया है जिसमें सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी के रासायनिक संयोग से हरे पेड़ पौधों द्वारा भोजन का निर्माण होता है। और इस क्रिया में रोशनी रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है जो ग्लूकोज अणु में संग्रहित रहती है। अगला आपका क्वेश्चन है, सही मिलान की पहचान करें। सबसे पहले माइक्रोवेव ओवन पर्सी स्पेंसर ने, ट्रांसफार्मर की खोज पियर ए बर्नियर ने, बैटरी विलियम स्टैनली और बर्नियर कैलिपर एलेसैंड्रो बोल्टा। तो इसमें जो सही है वो माइक्रोवेव ओवन की पर्सी स्पेंसर ने खोज की थी। अब है आपकी ट्रांसफार्मर की तो माइकल फेराडे ने, बैटरी की तो एलेसैंड्रो बोल्टा ने, बर्नियर कैलिपर की तो पियर ए बर्नियर ने। अगला क्वेश्चन है, ग्राम्य विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है प्राकृतिक भौतिक और मानवीय संसाधनों का उपयोग और संवर्धन, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है,
ग्राम विकास एक व्यापक अवधारणा है। ग्राम विकास का अर्थ केवल खेती या बुनियादी ढांचा नहीं, बल्कि है ग्रामीण लोगों के जीवन की स्थितियों में लंबे समय तक सुधार लाने की व्यापक प्रक्रिया संवर्धन है। इसका मुख्य लक्ष्य मानव जीवन की परिस्थितियों में लंबे समय तक सुधार लाना है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए वहां के लोगों के लिए नौकरी, आय अवसरों का प्रावधान करना भी सम्मिलित होता है, ताकि उनका जीवन स्तर ऊंचा उठ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम विकास के लिए विकास खंड बनाने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो वो आपकी अधिक अन्न उत्पादन जांच समिति ने। ग्राम विकास के प्रशासनिक ढांचे में सुधार के लिए अधिक अन्न उत्पादन जांच समिति ने महत्वपूर्ण सिफारिशें दी थी। इस समिति ने 1952 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें पहली बार ग्राम विकास के लिए एक एकीकृत ढांचे की वकालत की गई थी। इसी समिति ने 100 से 120 गांव को मिलाकर एक तालुक या विकास खंड बनाने का सुझाव दिया। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो वो है विकास खंड का प्रमुख कौन होता है? तो खंड विकास अधिकारी यानी का बीडीओ होता है। अगला पॉइंट है, बीडीओ का स्तर राजस्व प्रभागी अधिकारी के बराबर रखने की बात थी। नेक्स्ट है, समिति ने राष्ट्र, राज्य, जिला, खंड और गांव स्तर पर व्यवस्था का प्रारूप तैयार किया। नेक्स्ट पॉइंट है, जिला स्तर पर गतिविधियों को कलेक्टर के अधीन एकीकृत करने की सिफारिश की। और अगला है, कलेक्टर की सहायता के लिए विशेषज्ञ अधिकारियों की नियुक्ति का सुझाव दिया था इस समिति ने। अगला क्वेश्चन है आपका, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत के समय जिला स्तर पर प्रशासन का प्रमुख किसे बनाया गया था? तो ये जिला कलेक्टर को बनाया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट है। तो जब भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया तो प्रशासनिक ढांचे में जिला स्तर को बहुत महत्व दिया गया। उस समय जिला कलेक्टर को ही जिले में सामुदायिक विकास प्रशासन का मुख्य या प्रमुख बनाया गया था। कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिला योजना समिति में सरकारी और गैर सरकारी दोनों प्रकार के सदस्य होते हैं और कलेक्टर की सहायता के लिए एक जिला विकास अधिकारी नियुक्त होता है। नेक्स्ट है, जिला कलेक्टर जिले के सभी विकास योजनाओं के समन्वय के लिए जिम्मेदार था। नेक्स्ट पॉइंट है, काम के बदले अनाज कार्यक्रम वर्ष 2001 में किस योजना के हिस्से के रूप में शुरू किया? तो ये सुनिश्चित रोजगार योजना EAS के रूप में शुरू किया। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए काम के बदले अनाज कार्यक्रम को वर्ष 2001 में शुरू किया गया। यह कार्यक्रम स्वतंत्र रूप से नहीं बल्कि सुनिश्चित रोजगार योजना के एक हिस्से के रूप में देश के 845 सूखा प्रभावित क्षेत्रों में लागू किया गया था। इस कार्यक्रम का विशिष्ट लक्ष्य खाद्यान्न सुरक्षा को सीधे मजदूरी रोजगार से जोड़ना था, ताकि श्रमिकों को नकद के साथ साथ अनाज भी मिल सके। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला है, यह कार्यक्रम 845 सूखा प्रभावित क्षेत्रों में लागू हुआ। दूसरा है, इसका मुख्य उद्देश्य भुखमरी और खाद्य असुरक्षा से निपटना था। अगला है, यह योजना मजदूरी के रूप में खाद्यान्न वितरण पर केंद्रित थी। नेक्स्ट है, बाद में इस योजना को संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के विशेष घटक द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। यह सूखा राहत उपायों का एक महत्वपूर्ण अंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी विपणन वर्ष 2025-26 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया गया? तो ये 24-25 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गेहूं क्रय की अवधि 17 मार्च 2025 से 15 जून 2025 तक निर्धारित की गई। यह खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत की जाती है और किसानों से सीधे खरीद के लिए क्रय केंद्र स्थापित किए जाते हैं। अगला पॉइंट है, भुगतान सीधे किसानों के बैंक खातों में किया जाता है। यह नीति रबी फसलों के लिए केंद्र सरकार की MSP घोषणा के अनुरूप है। अगला क्वेश्चन है आपका, दिसंबर 2025 में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत किस संस्थान को आधिकारिक रूप से भारत के पहले योग और आयुर्वेद क्लस्टर केंद्र के रूप में नामित किया गया? तो वो है आपका पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार। इस विश्वविद्यालय को भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत आधिकारिक तौर पर भारत के पहले योग और आयुर्वेद क्लस्टर केंद्र के रूप में नामित किया गया। हरिद्वार में आयोजित एक समारोह में योग गुरु स्वामी रामदेव, कुलपति डॉक्टर आचार्य बालकृष्ण और ज्ञान भारतम मिशन के परियोजना निदेशक डॉक्टर अनिवार्य दास तथा राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में समझौता
यानी कि ज्ञापन पर हस्ताक्षर के माध्यम से औपचारिक रूप से प्रदान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 दिसंबर 2025 को जम्मू कश्मीर के पहले जेएनजेड डाकघर का उद्घाटन किस संस्थान के परिसर में किया गया? ये आपके करंट का क्वेश्चन है 2025 का। तो ये आपका एम्स विजयपुर में किया गया। सी ऑप्शन करेक्ट है। 17 दिसंबर 2025 को प्रोफेसर शक्ति कुमार गुप्ता, कार्यकारी निदेशक मुख्य कार्यपालक अधिकारी एम्स विजयपुर, ने जम्मू कश्मीर के पहले जेएनजेड डाकघर का उद्घाटन किया। यह डाकघर एम्स विजयपुर परिसर में स्थापित किया गया। इस उद्घाटन के साथ ही एम्स विजयपुर देश का पहला एम्स बन गया जहां जेएनजेड डाकघर स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 अक्टूबर 2025 को भौतिक विज्ञान के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। इससे संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला वो कथन है, इस वर्ष यह पुरस्कार 3 वैज्ञानिक जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवोरेट और जॉन एम मार्टिनेज को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। अगला है, इन्हें यह पुरस्कार इलेक्ट्रिक सर्किट में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा क्वांटाइजेशन के लिए खोज के लिए प्रदान किया गया। तो ये दोनों कथन ही सही हैं। 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। तो आपका जो आंसर सही होगा वो है आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। 7 अक्टूबर 2025 को स्टॉकहोम स्थित द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा वर्ष 2025 हेतु भौतिक विज्ञान के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। इस वर्ष यह पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। पहले हैं जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवोरेट और जॉन एम मार्टिनेज। अगला पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आधारशिला रखी गई असम वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल कंपनी लिमिटेड की अमोनिया यूरिया परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये आपकी जो आधारशिला रखी गई वो नामरूप डिब्रूगढ़ जिला आसाम में रखी गई। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने 19 दिसंबर 2025 को अमेरिकी सेंट्रल कमांड द्वारा सीरिया में शुरू किए गए ऑपरेशन हॉकाई स्ट्राइक में लड़ाकू विमानों के माध्यम से प्रत्यक्ष सहयोग प्रदान किया है? तो वो है जॉर्डन। जॉर्डन ने किया है। 19 दिसंबर 2025 को कमांडर इन चीफ के निर्देश पर अमेरिकी सेंट्रल कमांड द्वारा सीरिया में आईएसआईएस के खिलाफ ऑपरेशन हॉकाई स्ट्राइक शुरू कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? तो सबसे पहले है जो वो है द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन। अगला है ब्रंटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन। नेक्स्ट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन और लास्ट में है रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन। तो आपका जो आएगा वो बी ऑप्शन सही है। पहले चौथा, फिर दूसरा, फिर तीसरा और पहला। बी ऑप्शन करेक्ट है। तो द लिमिट्स टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन 1972 में हुआ। ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन 1987, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन 1989 में हुआ और इसके लिए जो सीएफसी गैसों को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय समझौता था वो 16 सितंबर 1987 को हुआ और रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 को हुआ। तो आपका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। तो ये 1972 में पारित हुआ था और ये अधिनियम 9 सितंबर 1972 को अधिनियमित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता के नाश का कारण है। तो जैव विविधता के नाश का जो कारण है वो उपरोक्त सभी हैं। जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी भी है, पर्यावरणीय प्रदूषण भी है, वनों का नाश भी है। ये सब जैव विविधता के नाश का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और वर्ष 2024 में विश्व पर्यावरण दिवस की जो थीम थी वो भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता थी। और आपका जो 2025 में इसकी थीम थी या विषय था तो वैश्विक स्तर पर प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना, ये इसकी थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 9 मिशनों में शामिल नहीं है? तो वो आपका नाविकीय शक्ति है जो 9 मिशनों में शामिल नहीं है।
अगला क्वेश्चन है, सूर्य से आने वाला हानिकारक पराबैंगनी विकिरण कारण हो सकता है, तो वो आपका त्वचा कैंसर का कारण हो सकता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। और अधिक समय तक सूर्य की पराबैंगनी किरण के शरीर पर पड़ने पर डीएनए में आनुवांशिक उत्परिवर्तन हो सकता है, जो त्वचा और कैंसर का कारण बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? धान का खेत, वन, घास का मैदान और झील। तो धान का खेत आपका ये कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता विधेयक पारित किया गया था। जैव विविधता जो विधेयक था वो आपका दिसंबर 2002 में पारित हुआ था, और भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता विधेयक दिसंबर 2002 में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मीथेन निम्न में से किससे निकलती है या उत्सर्जित होती है? तो मीथेन धान के खेतों से और दीमक की बॉबी से, दोनों से निकलती है। ए और बी सही है। अब है आपके मैथ के क्वेश्चन जो आपके 45 से 49 है। 5 क्वेश्चन, ये ग्राफ है आपका, और ग्राफ जब सॉल्व करेंगे तो इसमें पहला क्वेश्चन है, 2021 में कोलकाता स्टोर, पटना स्टोर और धनबाद स्टोर पर जूते की औसत बिक्री का कितना प्रतिशत 2022 में रांची स्टोर, आसनसोल स्टोर और गया स्टोर पर जूते की औसत की बिक्री है? तो वो आपकी 129.03% है। सी ऑप्शन सही है। इसको जब सॉल्व करेंगे ऐसे तो इसका आंसर यही निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2030 के लिए सभी स्टोर के जूतों की औसत बिक्री का वर्ष 2021 के लिए सभी स्टोर के जूतों की औसत बिक्री से अनुपात क्या है? तो अनुपात 24:43 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 वर्षों के लिए पटना स्टोर की कुल बिक्री का 3 वर्षों के लिए आसनसोल स्टोर की कुल बिक्री से अनुपात क्या है? तो इसका अनुपात है 190:325। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गया स्टोर और पटना स्टोर पर मिलाकर 3 वर्षों में जूतों की बिक्री की कुल संख्या 3 वर्षों में धनबाद स्टोर और रांची स्टोर पर मिलाकर कुल बिक्री का लगभग कितना प्रतिशत है? तो वो 80.51% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 वर्षों में कोलकाता स्टोर, पटना स्टोर, रांची स्टोर जूतों की बिक्री की कुल संख्या कितनी है? तो ये 1650 है। सी ऑप्शन सही है। ये आपके एक ग्राफ हो गया। अब है आपका ये दूसरा ग्राफ जिसके क्वेश्चन 50 से 54 तक होंगे। ये ग्राफ है, इसका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, 2015 और 16 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किन वर्षों के युग्म के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था? तो वो 2012 और 17 के बिल्कुल उत्पादन के बिल्कुल बराबर था। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की तुलना में 2018 में खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत वृद्धि कितनी थी? तो 137.5% थी। ए ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी? तो वो 2017 में सबसे अधिक थी प्रतिशत वृद्धि। अगला क्वेश्चन है, दिए गए खिलौनों में दिए गए कितने वर्षों में खिलौनों का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था? तो वो 4 वर्षों में खिलौनों का उत्पादन औसत उत्पादन से अधिक था। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, 2013 और 14 तक खिलौनों के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत गिरावट थी? तो गिरावट 20% हुई थी। सी ऑप्शन सही है। अब है आपके हिंदी के क्वेश्चन। जो पहला है, निम्न में से कौन सा कार्यालय पत्र नहीं है? तो वो आपका निमंत्रण पत्र, ये आपका कार्यालय पत्र नहीं है। और प्रार्थना पत्र, प्रेस विज्ञप्ति, संपादक के नाम पत्र, ये सब कार्यालय पत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रक का वर्ण विच्छेद क्या है? तो द्रक का जो वर्ण विच्छेद है वो ए वाला सही है। ऐसे द्रक का वर्ण विच्छेद होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? तो 3 मिश्र वाक्य हैं और एक नहीं है। तो यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा, ये तो मिश्र वाक्य है। एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले, ये भी है। वह परिश्रमी नहीं वरना ईमानदार भी है, तो ये आपका नहीं है। वह परिश्रमी ही नहीं वरना ईमानदार भी है। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो कौन सा शब्द सही लिखा है? तो इसमें आपका ज्योत्सना सी सही लिखा है। अगला क्वेश्चन है,
नेक्स्ट है पनही शब्द का तत्सम रूप है तांबुल, पढ़, पढ़ ही और उपानय। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है पनही शब्द का जो तत्सम रूप होता है वो उपानय होता है। अगला क्वेश्चन है तुमको मुझे पढ़ाना है, अशुद्ध अंश को पहचानिए। तुमको मुझे पढ़ाना है, तो तुमको ये आपका अशुद्ध है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्रीलिंग शब्द है सलाद, सनक, सारस और सलाम। तो सनक, तो आपका सनक है जो वो स्त्रीलिंग है और ये आपके सलाद, सारस, सलाम ये पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है? अर्जुन, अग्नि और घोड़ा। तो आपका सेना है वो अनीक का पर्यायवाची है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक उक्तियों को उनके सही अर्थों से मिलान करें। तो सबसे पहले है मान ना मान मैं तेरा मेहमान, तो इसका होगा जबरदस्ती गले पड़ना। अगला है सुनिए सबकी करिए मन की, तो इसमें होगा अंतःकरण की बात माननी चाहिए। अगला है काला अक्षर भैंस बराबर, यानी कि बिल्कुल अनपढ़ होना। और नेक्स्ट है जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, तो दोनों ही दुष्ट। इसमें जो ऑप्शन सही है वो आपका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? ख, घ, ज और झ। तो आपकी ज है वो ध्वनि महाप्राण नहीं है, सी ऑप्शन करेक्ट है। महाप्राण वे व्यंजन जिनके उच्चारण में श्वास अधिक मात्रा में निकलती है उन्हें महाप्राण कहते हैं, और इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग के द्वितीय चतुर्थ वर्ण आते हैं और समस्त ऊष्म वर्ण आते हैं श, स, श और हा। इसी प्रकार वे व्यंजन जिनके उच्चारण में श्वास अल्प मात्रा में निकलती है उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है अब आपके कंप्यूटर के प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक फाइल शेयरिंग ऐप नहीं है? तो आपका सरफ्लाई ये फाइल शेयरिंग एक ऐप नहीं है, ये ये फाइलिंग शेयरिंग ऐप नहीं है। सरफ्लाई ग्राहकों के साथ सह ब्राउजर करना, वीडियो चैट के माध्यम से बातचीत करना और दस्तावेज साझा करना आदि को सरल और आसान बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला है एमएस ऑफिस 2010 की एक्सेल वर्कबुक में डिफॉल्ट तौर पर कितनी सीट्स शामिल होती हैं? तो ये 3 सीट शामिल होती हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा आउटपुट डिवाइस विशेष रूप से उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंटेड ग्राफिक्स और टेक्स्ट को तैयार करने के लिए डिजाइन किया गया है? प्रोजेक्टर, इंकजेट प्रिंटर, सी ऑप्शन है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और जॉयस्टिक। तो इसमें आपका बी सही है। इंकजेट प्रिंटर को विशेष रूप से उच्च गुणवत्ता वाले रंगीन और मोनोक्रोम ग्राफिक्स और टेक्स्ट आउटपुट करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि आप विंडोज ओएस में यूएसबी फ्लैश ड्राइव से कोई फाइल डिलीट करते हैं तो क्या होता है? तो जब फाइल डिलीट करते हैं तो यह तुरंत स्थायी रूप में डिलीट हो जाती है, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम तरीके से व्याख्या करता है कि सभी डेस्कटॉप आइकन हटाने से विंडोज ओएस में एप्लीकेशन की कार्यक्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? तो वो ऑप्शन जो आपका सही होगा वो है आपका डेस्कटॉप आइकन केवल विजुअल शॉर्टकट है, वास्तविक एप्लीकेशन फाइलें नहीं, ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है स्केल में स्केल में चयनित सेल को सक्रिय की सामग्री से भरने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो वो कंट्रोल आर का प्रयोग किया जाता है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सर्वर आईपी एड्रेस को डोमेन नामों में परिवर्तित करता है? तो वो डीएनएस है, डोमेन नेम सर्वर, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है विंडोज में कौन सा फीचर आपको आसान एक्सेस के लिए बार बार उपयोग किए जाने वाले फोल्डरों के लिए शॉर्टकट सुविधा बनाने की सुविधा विंडोज में कौन सा फीचर आपको आसान एक्सेस के लिए बार बार उपयोग किए जाने वाले फोल्डरों के लिए शॉर्टकट बनाने की सुविधा देता है? तो वो क्विक एक्सेस है, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है जेडब्ल्यू मॉचली और जे प्रेस्पर एकर्ड द्वारा निर्मित प्रथम यांत्रिक कुंजी रहित कंप्यूटर का नाम क्या था? तो उसका कंप्यूटर था एनिक एनिक कंप्यूटर था जो मॉचली और जे प्रेस्पर एकर्ड द्वारा निर्मित हुआ था, प्रथम यांत्रिक कुंजी रहित कंप्यूटर।
तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, और एनिक का पूरा नाम क्या है? तो एनिक का पूर्ण रूप है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य शब्द है तो इंटरनेट एवं वर्ल्ड वाइड वेब के सभी निधिक निधिक एवं नियामक पहलुओं को संदर्भित करता है, तो वो आपका साइबर लॉ है। साइबर लॉ इंटरनेट एवं वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WW सभी निधिक एवं नियामक पहलुओं को संदर्भित करता है, तो बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, क्वाट्रो प्रो क्वाट्रो प्रो किस प्रकार का कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टी कोर प्रोसेसर वाले कंप्यूटर सिस्टम पर विचार करें। एक साथ कई स्वतंत्र कार्य निष्पादित करते समय समान क्लॉक स्पीड वाले सिंगल कोर प्रोसेसर की तुलना में मल्टीपल कोर होने का प्राथमिक लाभ क्या है? तो इसका लाभ है एक साथ कई अलग अलग प्रोसेस को हैंडल और निष्पादित करने की बेहतर क्षमता, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट को खोलने और बदलने का कौन सा तरीका सही नहीं है? तो ए ऑप्शन सही है, अल्ट एंटर कुंजी पर क्लिक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? तो आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, हॉटमेल कितने वर्ष में शुरू हुआ था? तो हॉटमेल कौन सी वर्ष शुरू किया गया था? तो हॉटमेल 1996 में शुरू हुआ था, सी ऑप्शन सही है। अब है आपके यूपी जीके से संबंधित प्रश्न 20। तो इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया, तो चंद्रशेखर आजाद के नाम पर पुनः नामकरण किया है, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, आला एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है? तो आला आपका बुंदेलखंड क्षेत्र का है, बी ऑप्शन सही है। आपके ज्यादातर वही रिपीटेड क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका बजट का आकार 7,60,000 करोड़ रुपए है। दूसरा है राजकोषीय घाटा 84,84,883.16 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। तो इसमें जो सही है वो आपका दूसरा सही है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कबीर पंथियों का पवित्र स्थल तीर्थ स्थल मगहर है, ये सही है। भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल कुशीनगर, सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार देवा शरीफ में, और 88,000 ऋषियों की तपस्थली है, तो 88,000 ऋषियों की तपस्थली सकिंसा, ये आपका गलत है। सकिंसा नहीं है, यहाँ नैमी सारण्य होगा, तो आपका डी ऑप्शन ही सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है बहराइच, रांची, झांसी और पटना, तो ये झांसी में स्थित है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जनपद इलाहाबाद जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता? तो वो आपका सोनभद्र इलाहाबाद के साथ सीमा नहीं बनाता। चित्रकूट, जौनपुर और भदोई ये आपके इलाहाबाद के साथ सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर चुनिए। तो काले मिट्टी के बर्तन कहाँ? ये काले मिट्टी के जो बर्तन हैं वो आपके निजामाबाद में, चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा, पीतल शिल्पकृति मुरादाबाद और शीश शिल्पकृति यानी कि कांच, तो वो फिरोजाबाद। तो आपका जो ऑप्शन है इसमें सही होगा कौन सा ऑप्शन? तो बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन सही है। काले मिट्टी के बर्तन निजामाबाद, चीनी मिट्टी खुर्जा, पीतल मुरादाबाद और शीश शिल्पकृति फिरोजाबाद, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन की इकाई क्या है? तो बी का उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन की इकाई है। किस वर्ष भारतीय नाट्य अकादमी की स्थापना हुई? तो 1975 में भारतीय नाट्य अकादमी की स्थापना हुई और इस संस्था का नाम बदलकर 1981 में, पहले इसका नाम संस्कृति विभाग भारतीय नाट्य केंद्र की स्थापना अगस्त 1975 में संस्कृति विभाग
उत्तर प्रदेश शासन द्वारा की, और इस संस्था का नाम जब चेंज कर दिया तो 1981 में भारतीय नाट्य अकादमी कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी थी? तो रहीम-उद-दीन खान। इसका ऑप्शन है रहीम-उद-दीन खान। इन्होंने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी थी, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थे बीजी रेड्डी, के.एम. मुंशी। अगला ऑप्शन है, इसमें आपका जो ऑप्शन सही है वो है सरोजनी नायडू, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित कहाँ किया जा रहा है? तो ये गौतम बुद्ध नगर जनपद में किया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गौतम बुद्ध नगर जिले में ग्रेटर नोएडा के पास जेवर गांव में प्रस्तावित था। जेवर में निर्माणाधीन इस हवाई अड्डे का नाम परिवर्तित कर अब नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है? तो वो आपका बेतवा नदी पर है, और बेतवा नदी ललितपुर जिले में निर्मित राजघाट बांध के जलाशय को रानी लक्ष्मीबाई सागर नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो उत्तर प्रदेश में 9 आर्थिक क्षेत्रों में बटा है, और उत्तर प्रदेश में 11 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। तो दोनों, ना ही कथन एक सही है और ना ही दो। तो आपका इसमें उत्तर प्रदेश में 9 आर्थिक क्षेत्रों में बटा है, तो ये 9 नहीं 4 आर्थिक क्षेत्र हैं, और उत्तर प्रदेश में 11 कृषि जलवायु, तो 11 नहीं 9 कृषि जलवायु। तो आपका डी ऑप्शन सही है, न कथन एक सही है और ना ही दो। अगला क्वेश्चन है सुरहा ताल पश्चिम बिहार स्थित है? तो सुरहा ताल बलिया जिले में स्थित है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे उन व्यक्तियों की सूची है जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। चरण सिंह, कमलापति त्रिपाठी, संपूर्णानंद, सुचेता कृपलानी। वो हैं आपके, तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका बी। सबसे पहले संपूर्णानंद, उसके बाद सुचेता को कृपलानी, उसके बाद चरण सिंह और कमलापति त्रिपाठी। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है वह है, तो वह 14 वर्ष तक का है, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है काशी तमिल संगमम 4.0 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये वाराणसी में हुआ है, सी ऑप्शन करेक्ट है, और ये 2 दिसंबर 2025 से 15 दिसंबर 2025 के बीच किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो उनकी प्रतिमा का अनावरण सैनिक स्कूल गोरखपुर में किया गया, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका वित्तीय वर्ष 2022-23 में उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक शहरी एमपीसीई किस जिले में दर्ज किया गया? तो वो आपका गौतम बुद्ध नगर जिले में दर्ज किया गया, सी ऑप्शन सही है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है भारत कला भवन संग्रहालय अवस्थित है? तो वाराणसी में स्थित है, डी ऑप्शन करेक्ट है। ये आपके आज का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया। इसमें 100 क्वेश्चन थे आपके कंप्लीट हो गए। ये क्लास आपकी यूपी लेखपाल के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।